स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है, इधर से आ रही है फोन पे, इधर से ले लें। कौन सी आ रही है? इधर से लेके तुम इसके हेडफोन निकालो, वहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाओ, फिर वहाँ सिग्नल पे ठीक आती रहेंगे। आप लोग कर लिया ना? हाँ हेलो महा, आवाज आ रही है? आप हेलो, जल्दी से रिप्लाई करो, आवाज आ रही है या नहीं? थैंक यू। हाँ जी बच्चों, थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा चूँकि हमारे लेक्चर्स हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें यूटिलाइज़ हो रही हैं, तो उसकी वजह से ना हर दूसरे दिन हमारी जो इक्विपमेंट्स हैं वो ख़राब हो रही हैं, जैसे कि हमारा ये हेडफोन्स वगैरह, तो थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है एंजाइना पेक्टोरस, ठीक है। जैसे कि हम कल भी देख रहे थे, आपने देखा होगा कि ये मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। अंजाइना क्या है? अंजाइना एक चेस्ट पेन है, ठीक है। ये कब होती है? ये रीअकरिंग होती है, बार बार होती जाती है, ठीक है। और एक्यूट चेस्ट पेन होती है और डिस्कम्फर्ट होता है रिजल्टिंग फ्रॉम डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई। ये कब होता है? जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाए टू द हार्ट मसल्स। जब हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाता है तो ये तब होता है। मायोकार्डियल इस्कीमिया भी इसे बोला जाता है। अंजाइना अकर्स व्हेन द हार्ट नीड्स फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। अंजाइना होता है इसके अंदर कब? जब हार्ट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इंक्रीजेज बियॉन्ड द लेवल ऑफ द ऑक्सीजन अवेलेबल, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अंजाइना कब अकर होता है? जब हार्ट की ज़रूरत ऑक्सीजन, हार्ट को जब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है लेकिन जितनी प्रेजेंट होती है उससे ज़्यादा, तब जाके होता है इस तरह से, ठीक है। अंजाइना इज अ कॉमन सिम्टम फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज, ठीक है। अगर कोई पेशेंट कोरोनरी हार्ट डिजीज का है तो अंजाइना जो है वो इसका ये क्या है कि एक कॉमन सिम्टम है। द सिम्टम्स ऑफ द अंजाइना इंक्लूड माइल्ड और स्वेयर पेन, ठीक है। जो इसमें क्या होता है कि इसके इसके सिम्टम्स में क्या क्या इंक्लूडेड है? इसमें क्या है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? स्वेयर पेन होगी, प्रेशर होगा, डिस्कम्फर्ट होगा चेस्ट में, और पेन जो है वो जनरली डिस्क्राइब की जाएगी एज अ फीलिंग ऑफ स्क्वीजिंग, ठीक है। जिस जैसे कुछ कोई चीज़ नचोड़ी जा रही है, स्ट्रेंगल की जा रही है, हैवीनेस फील होती है, सफोकेशन फील होती है, और इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं अंजाइना पेक्टोरस में, ठीक है। इसकी 3 टाइप्स हैं, स्टेबल है, अनस्टेबल है और वेरिएंट है। स्टेबल कौन सा है? जिसमें मैंने आपको कल भी बताया था कि जिसमें जो कि एफर्ट इंड्यूस्ड होती है, जब पेशेंट एफर्ट करता है तो उसकी वजह से उसकी पेन डेवलप हो जाती है और फिजिकल एक्टिविटी से होती है, और इसके अलावा इमोशनल स्ट्रेस से होती है, ठीक है। एक तो जब वो फिजिकल एक्टिविटी करेगा तब पेन होगी पेशेंट को, दूसरा जब कोई एफर्ट करेगा तब होगी, जब या फिर जब इमोशनली पेशेंट इमोशनल स्ट्रेस लेगा तब पेशेंट को होगी, ठीक है। और ये रिलीफ कैसे होती है? रेस्ट से। जब पेशेंट रेस्ट करता है तो ये जो अंजाइना है ये रिलीज हो जाता है। फिर इसके अलावा प्रिडिक्टेबल है और रिप्रोड्यूसेबल होती है ये। और इसके अलावा हम देखेंगे कि
अनस्टेबल एंजाइना क्या है? ये पेन है जो कि ये क्या होती है, अकर होती है विद इन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे ये फ्रीक्वेंसी इसमें बढ़ती जाती है इसकी, और ये पेशेंट की जो काम करने की काबिलियत है, सलाहियत है, उसे ये कम करवा देती है, और जो रिस्पॉन्स टू थेरेपी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। मे सिग्नल एंड ऑन कमिंग एमआई। ठीक है, ये हमें असल में ये एक सिग्नल होता है कि आने वाले टाइम में इसको एमआई हो सकता है कभी भी। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाती है बात वेरिएंट की। वेरिएंट जो है उसे प्रिंस मेटल भी बोला जाता है। वेरिएंट टाइप जो है, वेरिएंट भी एक टाइप है एमआई की। वेरिएंट में क्या होता है कि पेन होती है ड्यू टू कोरोनरी स्पैज्म। ठीक है, जब कोरोनरी आर्टरी जो है, जब उनका स्पैज्म हो जाता है, ये पेन तब होती है, उसकी वजह से होती है। पेन में अकर एट सर्टेन टाइम ऑफ द डे, किसी भी टाइम, दिन के किसी भी टाइम में हो सकती है, बट इज नॉट स्ट्रेस इंड्यूस्ड। लेकिन ये स्ट्रेस की वजह से नहीं होती, कभी भी हो सकती है, लेकिन ये वाली पेन जो है ये स्ट्रेस की वजह से नहीं होती। ये कोरोनरी जो आर्टरीज है, कोरोनरी सर्कुलेशन है, ये उसकी वजह से होती है। अब बात आ जाती है प्रिंस मेटल की। प्रिंस मेटल एंजाइना क्या है? प्रिंस मेटल या वेरिएंट एंजाइना जो है ये कैसे होता है? ये कॉज बाय वेसोस्पैज्म होता है। इसमें क्या है कि स्पैज्म दैट नैरो, ये इसमें क्या होता है कि स्पैज्म जो है वो नैरो कर देता है कोरोनरी आर्टरी को, और लेस कर देता है ब्लड फ्लो टू द हार्ट। ठीक है, तो ये उसकी वजह से होता है। प्रिंस मेटल एंजाइना यूजुअली अकर इन आर्टरीज। ठीक है, ज्यादातर आर्टरीज में होता है, स्पेशली उनमें जो ऑलरेडी नैरोड होती हैं। कैसे? जब उनके अंदर कोई ब्लॉकेज हुई होती है, कोई फैट की एक्यूमुलेशन वगैरह हुई होती है, ये उसकी वजह से होती है। ठीक है, और इसके अलावा उसने क्या कह रहे हैं कि इनफैक्ट मोस्ट पीपल विद इट हैव स्वेयर कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस इन एटलीस्ट वन मेजर वेसल। ठीक है, तो मोस्टली जो पीपल हैं उनमें कम अज़ कम भी जो है ना, कम अज़ कम भी एक के अंदर तो लाजमी जो है वो हुई होती है, ब्लॉकेज हुई होती है। ठीक है, फिर इसके अलावा क्या है कि वन मेजर वेसल की लाजमी हुई होती है। फिर इसके अलावा उन्होंने कहा है कि स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना और प्रिंस मेटल एंजाइना जो है ना, इसके अंदर क्या होता है कि ये अकर होता है जब पर्सन जो है वो रेस्ट पे होता अच्छा, क्या कह रहे हैं कि प्रिंस मेटल एंजाइना यूजुअली अकर होता है जब पर्सन इज एट रेस्ट पे होता है, पेशेंट, या स्लीप पे होता है, नॉट आफ्टर फिजिकल एक्सर्शन और इमोशनल स्ट्रेस। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना है, ये इसमें क्या होता है कि
माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना में या सिंड्रोम एक्स जो है ये कब अक्कर होता है? जब पेशेंट एक्सपीरियंस करता है चेस्ट पेन बट हैज़ नो एपरेंट कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज। चेस्ट पेन तो पेशेंट फील कर रहा है, उसको चेस्ट पेन होती भी है, लेकिन उसकी फिलहाल कोई ब्लॉकेज नहीं हुई। ये कंडीशन जो है रिजल्ट्स फ्रॉम पुअर फंक्शनिंग ऑफ द टाइनी ब्लड वेसल्स। ये तब होता है जब ब्लड वेसल्स, जो टाइनी ब्लड वेसल्स हैं, उनकी जो फंक्शनिंग है वो पुअर हो जाती है। दैट नरिश द हार्ट, जो कि हार्ट को नरिश कर रहे होते हैं, ठीक है, और आर्म्स को और लेग्स को, ठीक है। माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना कैन अकर ड्यूरिंग एक्सरसाइज और एट रेस्ट। जो माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना है ये रेस्ट पे भी हो सकता है और एक्सरसाइज की कंडीशन में भी हो सकता है, ठीक है। रिड्यूस्ड वेजोडाइलेटर्स जो हैं, कैपेसिटी ऑफ द कोरोनरी आर्टरी और माइक्रोवेस्कुलर इज थॉट टू बी अ कॉज ऑफ एंजाइना, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, बट द मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइना एट रेस्ट इज नॉट नॉन। सिम्टम्स क्या है अंजाइना के? स्वेयर हार्ट, डिस्कम्फर्ट होता है, हैवीनेस होता है, प्रेशर होता है, टाइटनेस होती है, ठीक है, चोकिंग होती है, स्क्वीजिंग होती है, स्वेटिंग होती है, डिजीनेस होती है और डिजनिया होता है। रिस्क फैक्टर्स क्या है अंजाइना के? एडवांस एज कोरोनरी आर्टरी, रिस्क फैक्टर्स अंजाइना के एडवांस एज कोरोनरी आर्टरी है, डिजीज़ है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, इंक्रीज सीरम ग्लूकोज लेवल है, डायबिटीज़ है, इंक्रीज सीरम लिपोप्रोटीन लेवल है, ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, टाइप ए पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो ये क्या है? ये रिस्क फैक्टर हैं अंजाइना के। इसके अलावा इनिशिएटिंग फैक्टर्स क्या हैं अटैक के, जो कि इनिशिएट करवाते हैं अटैक को? वो हैं कोल्ड वेदर की वजह से, इमोशन की वजह से, हैवी मील्स की वजह से, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, पेन की वजह से और स्मोकिंग की वजह से, ठीक है। नाइट्रेट्स क्या है? मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग्स फॉर अंजाइना है नाइट्रेट्स। उनमें से क्या है? रिलैक्स वैस्कुलर स्मूथ मसल्स है और कॉज वाइसोडाइलेटर है। मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग्स जो है वो नाइट्रेट्स है। नाइट्रेट्स जो है वो ज़्यादा रिकमेंड की जाती है। नाइट्रेट्स इसके लिए यूज़ की जाती है। नाइट्रेट्स में क्या है? नाइट्रेट्स क्या है? ये रिलैक्स कर देती हैं वेस्कुलर वेसल्स को, स्मूथ मसल्स को और वेजोडाइलेशन करवाती हैं। हेल्प्स विद द पल्मोनरी एडिमा इन सीएचएफ, ठीक है। और इसके अलावा ड्रग लिस्ट इसके लिए जो यूज़ की जाती है वो क्या है? एजेंट फॉर अंजाइना, उसमें एजेंट जो यूज़ किए जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स में क्या है? आइसोकेट लगाया जाता है। आइसोसॉर्बिड डाई नाइट्रेट भी होता है, आइसोसॉर्बिड मोनोनाइट्रेट्स भी होता है और नाइट्रोग्लिसरिन भी होता है, ठीक है। तो ये मेडिसिन जो है वो यूज़ की जाती है। नाइट्रोग्लिसरीन जिसे माइनेट्रिन मेनेट्रेन भी बोला जाता है, नाइट्रोलिंगुल नाइट्रोस्टैट भी होता है, नाइट्रोलिंगुल स्प्रे भी होता है। ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर एक्यूट अटैक, ठीक है। स्प्रे और टैबलेट फॉर्म में पाई जाती है। स्प्रे जो आपने देखा होगा कि जुबान के नीचे स्प्रे किया जाता है ताकि पेशेंट को पेन रिलीफ की, पेशेंट की पेन को रिलीव किया जाए। और ये जो स्प्रेज होते हैं ये टैबलेट होते हैं, जैसे कि एंजीसीड है, ये एज अ पेन किलर काम करते हैं और इसकी वजह से ये क्या करते हैं? ये एज अ एंटीस्केमिक ड्रग में भी आते हैं। मे ऑल्सो यूज्ड एज अ प्रोफिलैक्सिस, प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। इफ़ यूजिंग अ पैच, अगर पैच वगैरह कुछ यूज़ कर रहे हैं चेस्ट पेन के लिए, इट शुड नॉट रिमेन ऑन द स्किन फॉर अ फुल 24 आवर्स। अगर कोई पैच यूज़ कर रहे हैं तो उसे पूरा दिन 24 आवर्स के लिए लगाए नहीं रखना। दिस नीड्स टू बी फ्री टाइम, दरमियान में कोई टाइम ऐसा भी होना चाहिए जिसमें हम इसको रिमूव करें। हर वक्त पैच लगाए रखना भी ठीक नहीं है, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरिन के साइड इफ़ेक्ट क्या है? इससे स्वेयर है, पेशेंट को हेडेक होगा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी हो सकता है, यानी कि पोस्चरल हाइपोटेंशन, और फ्लशिंग भी हो सकता है। नाइट्रोग्लिसरीन का जो डिस्पेंसिंग इशू होता है, इसके लिए वार्निंग है कि टैबलेट्स मस्ट बी डिस्पेंस्ड होनी चाहिए इन द ओरिजिनल एम्बर ग्लास बोतल में होनी चाहिए। अगर आप डिस्पेंस कर रहे हो, कहीं पे रख रहे हो या स्टोर कर रहे हो, तो जो उसकी ओरिजिनल बोतल्स हैं आपने उसमें रखनी है, ये नहीं कि पैकिंग में से निकाल के इधर उधर आप रखो। इसके अलावा मेडिकेशन शुड बी रीफिल्ड होनी चाहिए, एवरी 3 मंथ्स होनी चाहिए और डिस्कार्ड करनी है रिमेनिंग ड्रग्स।
थ्री मंथ्स के अंदर जो उसकी ग्लास बॉटल के अंदर अवेलेबल हैं उसमें 3 मंथ्स तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो बची हुई होगी उसे डिस्कार्ड कर दें और नई मेडिसिन डाल दें। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या है? ये रिलैक्सेस वेस्कुलर स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती हैं। सम ऑफ दीज ड्रग्स शुड बी टेकन विद फूड एंड कैफीन शुड बी लिमिटेड। क्या कह रहे हैं कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो रिलैक्स करता है वेस्कुलर स्मूथ मसल्स को, ठीक है, रिलैक्सेस के लिए होता है। फिर इसके अलावा सम ऑफ दीज ड्रग्स शुड बी टेकन विद फूड एंड कैफीन शुड बी लिमिटेड। इनमें से कुछ मेडिसिन जो ली जाती है वो क्या है, फूड और कैफीन के साथ ली जाती है, तो कैफीन जो है उसको लिमिटेड कर दो। कॉन्स्टिपेशन जो है वो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है इसका। इसके अलावा अंजाइना के लिए जो और एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं उसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में एम्लोडिपिन आ जाता है और डिल्टाज़िम आ जाता है, और इसके अलावा इसरा डाइपिन आ जाता है, ठीक है। और इनके क्या नाम है, नॉरवेस्क वगैरह, वेस्कोर, ये सारी आपको पता ही है, प्लैंडिल आप यूज़ करते हैं ये सारी टैबलेट्स, ठीक है। और इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और कौन से आते हैं उसमें, नाइकार्डिपिन आती है, नाइफेडिपिन आती है, नाइसोल्डिपिन आती है, वेरापामिल आती है, बीटा ब्लॉकर्स आती हैं, केलान एसआर है, कोबरा एचएस है, आइसोप्टेन है, वेरालिन है, इस तरह की टैबलेट्स आती हैं, ठीक है। और ये इंजेक्शन फॉर्म में भी आते हैं जैसे कि आइसोप्टेन है। वेरापामिल जो है जिसे कोबरा एचएस कहते हैं, वेरापामिल जो है ये टाइम रिलीज प्रोडक्ट है, डिज़ाइन फॉर बेड टाइम डोज के लिए है, ठीक है। ड्रग इज पम्प्ड आउट ऑफ 2 होल्स इन द टैबलेट्स, ठीक है। पेशेंट्स में सी या घोस्ट टैबलेट इन द स्टूल। बीटा ब्लॉकर्स एंड एंजाइना में इफेक्टिव इन स्लोइंग द हार्ट रेट। जो बीटा ब्लॉकर्स होती हैं एंजाइना के लिए जो दी जाती हैं वो हार्ट रेट को स्लो करवाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो कार्डियो सेलेक्टिव होती हैं, वो टोटली हार्ट रेट पे इफेक्ट करती हैं, हार्ट के साथ साथ बीपी भी कम करवाती हैं, ठीक है। और डिक्रीज कर देती है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को। अब क्या है कि ये हार्ट रेट को भी कम करवाएंगी, बीपी को भी कम करवाएंगी। तो जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी को ही कम करवा देंगी तो उससे ऑटोमेटिकली हार्ट रेट और बीपी दोनों चीज़ें जो हैं वो कम हो जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद है लोअरिंग ब्लड प्रेशर, और साथ में ब्लड प्रेशर को भी लो कर देती है। आप लोगों ने ये मेडिसिन कभी यूज़ की हैं? आपने ये मेडिसिन कभी यूज़ की हैं? मुझे बताएं कभी आपने कभी इन सारी मेडिसिन में से कोई भी यूज़ की हो और आपको याद हो। और आपको याद है मैंने आपसे एंटी इस्केमिक ड्रग्स की एक असाइनमेंट भी बनवाई थी, तो उसी तरह ये भी मेडिसिन हैं। आपने मेडिसिन कब कब यूज़ किए हैं ये सारी? एम्लोडिपिन तो वो है जो कि मोस्टली आपने देखी भी हुई है, ठीक है। डिल्टाज़िम भी आपने देखी हुई है, कार्डिज़म के नाम से आती है, डायलाकोर के नाम, एक्सआर के नाम। अच्छा ये आपने देखी है, नाइट्रोग्लिसरीन आपने देखा और नॉरवेस्क देखी है, ठीक है। नॉरवेस्क टैबलेट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, 5 mg 3 mg इस तरह से, ठीक है। और नाइट्रोग्लिसरीन का स्प्रे होता है जो कि ज़ुबान के नीचे किया जाता है, रेड कलर का स्प्रे होता है और वाइट कलर का उसका ढक्कन होता है। वेरापामिल वगैरह हो गया, आइसोप्टेन हो गया, ठीक है। ये यूज़ करवाया जाता है, ये इसलिए करवाते हैं ताकि हार्ट रेट को कम करने के लिए। आइसोप्टेन आपको पता है कि ड्रग ऑफ चॉइस है उसके लिए, एफिब के लिए, ठीक है। और इसके अलावा वेरापामिल भी सेम चीज़ है, केलान है, सार है।
केलान एसआर देते हैं जब पेशेंट एफib के साथ आता है, और आईवी में उसको जो है वर्ैपामिल देते हैं, यानी कि आइसोप्टेन वगैरह। वर्ैपामिल जो है वो सॉल्ट है। और जब पेशेंट जो ओरल पे जाता है, जैसे कि एसवीटी वगैरह में पेशेंट आता है, और जब पेशेंट घर जाता है तो उसे केलान एसआर पे डाल के भेजते हैं। बीटा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर्स आपको पता है मेप्रेसर है, लुप्रेसर है, इस तरह की मेडिसिन आती हैं। तो बीटा ब्लॉकर भी कार्डियो सिलेक्टिव है और ये डायरेक्ट हार्ट पे इफेक्ट करती हैं, ठीक है, और हार्ट रेट को कम ज़्यादा करवाती हैं, हार्ट रेट को कम करवाती हैं और बीपी भी प्लस कम करवाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, ये जो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं उनको ये रिलैक्स कर देते हैं, यानी कि ये एज अ वेजोडाइलेटर काम करते हैं। और इनमें से कुछ ड्रग्स जो हैं वो ली जाती हैं, शुड बी टेकन विद फूड एंड कैफीन शुड बी लिमिटेड। और इनको जो है वो कैफीन और फूड वगैरह के साथ लिया जाता है, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है। और ये कॉन्स्टिपेशन भी करवाते हैं कुछ कैल्शियम ब्लॉकर्स जो हैं, ठीक है। अब मैं हमने अक्सर ये देखा है कि जिन पेशेंट आपको आपके अगर किसी पेशेंट को आइसोकिट लग रहा हो और 2 दिन तक लगा हो तो पेशेंट कंप्लेन करेगा हेडेक के। तो मैंने ये वाला एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा दफ़ा किया है कि पेशेंट जो है वो हेडेक की कंप्लेंट करता है बहुत ज़्यादा, तो उसको फिर हम लोग पैनाडोल देते थे पेशेंट को, या फिर पेशेंट को हम पैनाडोल देते थे, या फिर हम जो है वो इसके अलावा जो है वो क्या नाम लेते हैं, अगर कोई बहुत ज़्यादा दर्द है तो डाइक्लोरान वगैरह या इस तरह की चीज़ दी जाती थी। और इसके अलावा जिन पेशेंट को जो है वो एंटीसिड बहुत ज़्यादा दी जाती है, एक या एक से ज़्यादा दफ़ा जो है वो एंटीसिड दे दी जाती है, तो वो उन पेशेंट को जो है वो पोस्टरल हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाती है, कि अगर पेशेंट खड़ा हो तो उसका बीपी एकदम से ड्रॉप कर जाएगा, बैठा होगा तो डिफरेंट बीपी होगा, और अगर लेटा होगा तो उसका ब्लड प्रेशर डिफरेंट होगा। तो ये क्या है, इसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं, प्लस इसे पोस्टरल हाइपोटेंशन कहते हैं, कि जैसे जैसे पोस्चर चेंज होता है वैसे वैसे ही उसकी जो है जो बीपी की कंडीशन है वो भी चेंज होती है, ठीक है। बीपी की रीडिंग भी चेंज होती रहती है। नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह जो है उनको उनको ड्रग ऑफ चॉइस लिया जाता है एक्यूट अटैक्स वगैरह में, ठीक है। ये स्प्रे की फॉर्म में होते हैं, टैबलेट्स की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, या पैचेस वगैरह होते हैं। कभी आप लोगों ने पैच देखा है नाइट्रोग्लिसरीन का? कभी नाइट्रोग्लिसरीन का आपने पैच देखा है? नाइट्रोग्लिसरीन का नाइट्रोग्लिसरीन का पैच आप लोगों ने देखा होगा, किस तरह का होता है सिद्रा? क्या करवाता है वो? पेन रिलीव करने के लिए होता है या बीपी कम करने के लिए होता है? बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो। हाँ जी सिद्रा, किस तरह का होता है? और मैंने आपको पैच से रिलेटेड एक दफ़ा पहले भी बताया था कि जब आप पेशेंट को ओवर देते हो तो आपने क्या करना है, पेन रिलीव करता होगा, रिसीव नहीं करता होगा, पेन रिलीव करने के लिए होता होगा। तो हाँ, जैसे इलेक्ट्रोड होता है उसी तरह का होता है, उसी तरह का दिखाई देता है और वो चिपका देते हैं। हाँ, डेपोनेट पैच के नाम से भी आता है, डेपोनेट पैच भी इसको कहा जाता है। और लेकिन जब आप कहीं पे ओवर देते हो, जैसे कि आप एक वार्ड से दूसरी वार्ड में आप जा रहे हो
और पेशेंट को आपने शिफ्ट करना है, मूव करना है, तो उसके लिए स्पेशल ओवर दिया जाता है, बताया जाता है कि पेशेंट हम आपके पास पैच के साथ भेज रहे हैं। जब पेशेंट को पैच लगा होता है तो वो क्या करता है कि उसके साथ बीपी चेक करना आवरली बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बीपी जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है, तो इसलिए बीपी के ऊपर बहुत ज़्यादा केयरफुली फोकस रखा जाता है कि बीपी ड्रॉप ना कर जाए। तो ऐसे पेशेंट्स के साथ, ऐसे पेशेंट्स को जो है वो रूम में नहीं शिफ्ट किया जाता। ऐसे पेशेंट्स जो है वो उधर होते हैं, आईसीयू वगैरह में होते हैं, ताकि पेशेंट जो है वो एजेंट ऑफ अंजाइना नाइट्रेट्स में क्या है, आइसोसॉर्बिड है, ठीक है, आइसोसॉर्बिड डाइनाइट्रेट है, आइसोसॉर्बिड मोनोनाइट्रेट है, नाइट्रोग्लिसरीन है। ये सारी स्प्रेज और ये सारी मेडिसिन जो हैं वो इसके लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। आप रिवाइज कर लो एक दफ़ा। तो आप ये एक दफ़ा देख लो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, ठीक है, अगर कहीं से समझ नहीं आई तो। अभी ये जस्ट मैंने आपको एक गो थ्रू किया है, एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया है इसका, अंजाइना क्या है, ठीक है, उसके लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ होती हैं। लेकिन अब हम सिर्फ इस सारे को अलग अलग विद ट्रीटमेंट अब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में कि स्टेबल क्या होता है अंजाइना और उसको हम कैसे कैसे ट्रीट करते हैं, उसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, और इसी तरह अनस्टेबल क्या है, उसको कैसे मैनेज करते हैं, और उसके क्या क्या सारे इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इस सारे को हम नेक्स्ट में फिर करवाऊंगी। अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप इसको रिपीट कर लें, देख लें, ठीक है।
हाँ जी, देख लिया आप लोगों ने? कोई क्वेश्चन समझ आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हुँ? जब